नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में। ये क्या होता है, कब होता है, क्या कारण है, क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, क्या ट्रीट करें और बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जब होता है जब हम धीरे और सांसें हमारी धीरे हो जाती है, स्लो, रेस्पिरेटरी रेट स्लो होगा, हाइपोवेंटिलेशन होगा, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रिटेन होगा। जैसे स्लो का ब्रीथिंग हम करेंगे तो CO2 रिटेन होगा, CO2 रिटेन होगा तो इससे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप होगा, ध्यान रखें। और तेज सांस लेंगे, CO2 वॉश आउट होगा तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है। अब ये CO2 रिटेन होगा तो बॉडी में क्या कारण हो सकते हैं इसको रिटेन होने के? बॉडी में क्या होगा? चक्कर आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं। अगर CO2 रिटेन रहता है तो पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं। कोमा में मैंने बता ही दिया, कॉन्शियसनेस लेवल अल्टर हो जाता है अगर CO2 रिटेन हो तो। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट मतलब बहुत रैपिड ऑनसेट हुआ हो, कोई आईसीयू का पेशेंट है, वो हाइपोवेंटिलेशन में चला गया, तो एक्यूट के कॉज होते हैं जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस, एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आपको रेस्पिरेटरी मसल्स का फटीग हो जाएगा, तो इस वजह से आप धीरे धीरे सांस लेंगे। या फिर अमायोट्रोफिक लेटरल एस्क्लेरोसिस में हो सकता है, गियन बारे सिंड्रोम में हो सकता है, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये सिम्टम्स आ सकते हैं, या पेशेंट को अस्थमा हो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो। अब बात करते हैं क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब लंबे समय से ऐसा चल रहा हो कि हाइपोवेंटिलेशन रहता हो पेशेंट को, तो उसका क्या कारण होता है? जैसे डायफ्रामेटिक मसल्स जो होती है उसका फंक्शन डिक्रीज हो गया, या आदमी बहुत मोटा हो, या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो, तो ये क्रॉनिक का कॉज हो गया। तो रेस्पिरेटरी जो एसिडोसिस हो रहा है वो भी बॉडी में डेंजर है, CO2 रिटेन हो रहा है, तो इससे क्या होता है, आपका बॉडी का जो पीएच है, ब्लड पीएच है, वो 7.35 के बिलो चला जाएगा। नॉर्मल ब्लड पीएच होता है 7.35 टू 7.45। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया, हाथ पैर का कांपना, थकान होना, कमजोरी रहना, वीकनेस होना, अल्टर्ड कॉन्शियस लेवल हो जाना, हो सकता है पेशेंट को सीजर्स आ जाए, हो सकता है पेशेंट ड्राउजी हो जाए, हो सकता है पेशेंट कोमा में चला जाए, ऑर्गन फेलियर्स का होना। ठीक है, तो हमेशा ये माना गया है, उल्टी होना, जी घबराना, घबराहट होना, बेचैनी होना, एकदम पेशेंट डल हो गया, सिक हो गया, ये सारी चीजें होना, तो हो सकता है यूरिन आउटपुट कम हो जाए या बिल्कुल आना बंद हो जाए, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने लग जाए। तो आपकी बॉडी का जो पीएच है, ना बॉडी एसिडिक होनी चाहिए ना बॉडी एल्कलाइन होनी चाहिए। इसमें कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी होता है कि जब आप रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जा रहे हैं तो आपका किडनी क्या करता है, बाइकार्बोनेट्स एब्जॉर्ब करने लगता है, बाइकार्बोनेट्स एब्जॉर्ब करने लगता है, या फिर आपका किडनी एसिड बाहर ज्यादा निकालता है, तो कंपनसेशन भी होता है। पर जब ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और ऐसी चीजें किसी डिजीज के कारण हुई होती हैं तो ये आपका कंपनसेशन मेथड भी फेल हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ दैट ये सारी चीजें होने लगती है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एबीजी, उसके अलावा हम सीरियल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इमेजिंग है, टेस्ट करके देख सकते हैं, कारण रूल आउट कर सकते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री ले सकते हैं। अब जो इसका ट्रीटमेंट रहेगा वो ट्रीटमेंट रहेगा पेशेंट का ट्रीट द कॉज। उसके अलावा पेशेंट को CPAP, BiPAP पे भी हम ले सकते हैं, या वेंटिलेशन सपोर्ट पे भी ले सकते हैं, ताकि ये जो हाइपो वेंटिलेशन है इसको करेक्ट किया जाए और कारण को ट्रीट किया जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़े, मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, मेडिकेशन से भी पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, आपके परिवार में किसी को, या हाइपोवेंटिलेशन क्रॉनिकली होता है, तो उसमें कोई मैकेनिकल सपोर्ट नहीं करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस जरूरी है। ओबेस है तो आपका वेट रिडक्शन होगा, लाइफस्टाइल चेंजेस होगा, न्यूट्रिशन चलेगा और मेडिकेशन चलेगा जो आपका वेंटिलेशन इंप्रूव करे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार, थैंक यू। और मैं आपको एक और ये चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो लाइफ स्टाइल चेंजेस से इसको करेक्ट किया जा सकता है, और इसको ठीक करने के लिए आपका डाइट इंपॉर्टेंट रहेगा, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस पे कमांड होना अच्छा रहेगा, मेडिटेशन, योगा और न्यूट्रिशन, और जो कारण है उस पर वर्क करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपको क्योर होने में हेल्प करेगा, और डिजीज का प्रॉपर नॉलेज। थैंक यू।